हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं जेपी सुतार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अपने आज इस चैनल की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 5.1 के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास पूरी हो जाने के बाद आपको अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और अच्छी लगती है तो जैसे आपको लगती है वो कमेंट कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, अपने पैनल पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 5.1 में की शुरुआत हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी इस श्रृंखला में 5.1 की जो पहली की प्रश्नावलियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो सभी पढ़ ली है। अब हम पहुंचे हैं 5.1 प्रश्नावली तक। इससे पहले हमने 5वीं प्रश्नावली की जो प्रारंभिक रूपरेखा की प्रश्नावली है, इंट्रोडक्शन वाली, वो एक डिजिटल माध्यम से बना के अपने पैनल पे लगाई हुई है। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप देखोगे। उसके बाद अगर इस 5वीं प्रश्नावली को देखोगे तो वो सबसे अच्छी ये समझ में आने वाली है। तो अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक उठा के लिंक को क्लिक करके जरूर वो क्लास पहले देखिए। यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। इस प्रश्न में जो लिखा हुआ है वो क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ में पहले प्रश्न में 5.1 प्रश्नावली के पहले प्रश्न में कुछ कथन दिए हुए मिलेंगे, 4-5 कथन है। उन कथनों में से जो कथन असत्य है उसको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। अपने उत्तरों के लिए कारण भी देना है कि असत्य है तो असत्य क्यों है। यहां पे पहला कथन हमने अपने पैनल पे लिख लिया है। फिर इस पैनल में ये पहला कथन अगर पूरा हो जाता है तो दूसरे को लिखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से इस पैनल पर हम उन कथनों को लेके आएंगे। देखिए, इस कथन का जो कथन की भाषा इस प्रकार से है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी मान लीजिए कोई ये बिंदु है, ये बिंदु है, इस बिंदु से ये, इसका कहने का मतलब है कि इस बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या? जैसे इस बिंदु से ये रेखा खींची, क्या ये एक रेखा है? ये है तो इस बिंदु से होकर जा रही हो, अन्य रेखा नहीं है। क्या ये रेखा, ये रेखा, ये सारी रेखाएं क्या है? एक बिंदु से होकर जा रही है। एक बिंदु से एक ही रेखा थोड़ी खींची जा सकती है। बहुत सारी रेखाएं हम एक बिंदु से होकर खींच पा रहे हैं। बहुत सारी रेखाएं हम एक बिंदु से होकर खींच पा रहे हैं। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां चूंकि का निशान लगाना है, क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती है। जैसा हमने अभी देखा, एक बिंदु था, उसे अनंत रेखाएं गुजर रही थी। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया कि केवल एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। अब हम दूसरे इस बिंदुगत प्रश्न को अपने पैनल पे लेके आ रहे हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हो सकती है। यानी दो भिन्न बिंदु है अपने पास, कोई भी दो अलग अलग बिंदु है। यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये अलग अलग बिंदु है, इन बिंदुओं से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती है। क्या? जैसे मान लो ये रेखा है, ऐसे ये इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रही है। जैसे ये पी और क्यू रेखा है, पी और क्यू बिंदु से होकर दोनों से जा रही है। क्या ऐसी और भी कोई रेखा हो सकती है क्या दोनों बिंदुओं से होकर जाए? रेखाएं तो हो सकती है, लेकिन वो रेखाएं दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली कभी नहीं हो सकती। जैसे वो पी से जाएगी वो क्यू से नहीं जाएगी, जो क्यू से जाएगी वो पी से नहीं जाएगी। ऐसी बातें हम अपनी इंट्रो वाली क्लास जो लगाई हुई है, इंट्रोडक्शन वाली 5वीं की, उसमें हम कर चुके हैं। यूक्लिड महोदय जी ने इस प्रकार की बात बताने के लिए एक तो अभिगरिता दी है, 5.1 अभिगरिता, और 1 नंबर की अभिधारणा यही कहती है कि दो भिन्न बिंदुओं से एक यूनिक, मतलब केवल एक ही, यूनिक का मतलब इकलौती रेखा खींची जा सकती है।
एक से अधिक रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं से नहीं खींची जा सकती। जैसे मान ले अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से केवल एक ही रेखा है, ये वाली रेखा है, यही एक ऐसी रेखा है जो इन दोनों से होकर जा रही है। बाकी रेखाएं अगर P से जा रही है वो Q से नहीं जा रही है, ये अब रेखा Q से जा रही है लेकिन P से नहीं जा रही है, ये Q से जा रही है लेकिन P से नहीं जा रही है। तो यूक्लिड, अभी हम इसका उत्तर से लिखेंगे कि यूक्लिड की अभिग्रहिता 5.1 तथा अभिधारणा 1 के अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ऐसी आकृति भी हमने बना के इसको समझ लिया। एक ही रेखा क्यों खींची जा सकती है? क्योंकि इन दोनों बिंदुओं से होकर अगर दो रेखाएं खींचेंगे, अगर दूसरी रेखा हम खींचने का प्रयास भी करते हैं, मान लीजिए कि एक रेखा ये खींच दी, एक और रेखा ऐसी खींचना चाहते हैं जो इन दोनों से होकर जा रही हो, तो हम मान लीजिए प्रयास करते हैं ऐसी, तो ये क्या हो जाएगी? पहले की संपाती रेखा हो जाएगी, यानी उसी के ऊपर आ जाएगी, तो उसे कोई फायदा नहीं है। रेखा तो वो एक ही हमें नजर आएगी। तो हम इसका उत्तर ऐसे लिख देंगे कि यूक्लिड की अभिग्रहिता 5.1 और अभिधारणा 1 से दो, हम कह सकते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, अतः ये दिया गया कथन असत्य है। ऐसा हम यहाँ पे लिख के बता देंगे। तो जैसा हमने समझा वो एक उत्तर के तौर पे हम यहाँ पे लिख के बता देंगे कि ये कथन असत्य है, दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि जो यूक्लिड के द्वारा बताई गई जो अभिधारणा और अभिग्रहिता थी उनमें ऐसा बताया गया था, एक अभिधारणा दी थी 1 नंबर और एक अभिग्रहिता दी थी 5.1 नंबर। उन दोनों में उन्होंने कहा था कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इन अभिग्रहिताओं को अगर हम ध्यान में रखें तो ये जो दिया गया कथन है ये क्या है? असत्य है। इन दोनों कथनों को आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। अब हम आगे के बाकी कथनों को लेके आ जाते हैं। यहाँ आगे की जो कथनों की बात है वो इस पैनल पे हम कर लेते हैं। आगे के 3 नंबर और 4 नंबर कथनों को हमने यहाँ पे एक साथ लिख लिया। इन कथनों में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, यानी एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ऐसा यूक्लिड जी ने अपनी दूसरी अभिधारणा में बताया था। जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही इस प्रश्न में पूछ लिया। अगर आपने वो अभिधारणा अभिग्रहिता की इंट्रो क्लास नहीं पढ़ी है, इंट्रोडक्शन वाली हमारी जो शुरुआती प्रारंभिक क्लास लगती है एक डिजिटल पैनल पे पीपीटी माध्यम से, वहां पे सिखाई गई है, बहुत अच्छी तरीके से आपको वहां पे समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने इस बात को सीधा ही एक अभिधारणा 2 से ही कॉपी करके लिखा है। ये 2 नंबर अभिधारणा ऐसी की ऐसी लिखी गई है। यूक्लिड की अभिधारणा 2 से ऐसी कैसी अभिधारणा उन्होंने 2 नंबर पे लिख के बताई है यूक्लिड महोदय जी ने कि कोई शांत रेखा का तात्पर्य क्या है? शांत रेखा जो है इसको आजकल हम रेखाखंड बोलते हैं, जैसे लिमिट, सीमित लाइन, ये शांत रेखा है, शांत हो गई। जैसे अपना दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, शांत होता है, सीमित होता है उसको शांत बोलते हैं। ऐसे यहाँ जो रेखा शांत होती है यानी सीमित होती है उसको हम शांत रेखा कहते हैं। इस शांत रेखा को अगर आप इस तरफ अगर सीधे बिंदुगत आप अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हो। कब तक? अनंत तक बढ़ा सकते हो, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हो, अनंत तक बढ़ा सकते हो। यहां पर भी आपको इस चीज में स्केल रखे आप इसको अनंत तक बढ़ा सकते हो। ऐसा यूक्लिड महोदय जी ने अपनी अभिधारणा नंबर 2 में ऐसा बताया था। जैसा वैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा अभिधारणा नंबर 2 में बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभिधारणा 2 को पूछना चाह रहा है, ये अभिधारणा 2 से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न सत्य कथन की श्रेणी में हम इसको रखेंगे, क्योंकि ये सत्य बात ही लिखी हुई है। अब देखिए तीसरे प्रश्न के बाद हम चौथे प्रश्न बिंदु की बात करेंगे। यदि 2 वृत्त बराबर होते हैं तो त्रिज्याएं बराबर होगी। वृत्त बराबर होने का मतलब क्या है? जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त क्या है? वृत्त मतलब वास्तव में वृत्त मतलब उसकी परिधि। ये वृत्त है, इसका मतलब ये वृत्त की परिधि के बारे में कह रहा है कि ये वृत्त और ये वृत्त दोनों क्या है? बराबर माप के, यानी बराबर है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो अपने वृत्त की परिधि होती है 2πr, वो 2πr, ये 1 नंबर वृत्त है और ये 2 नंबर वृत्त है। इसमें 2πr r1 2πr2,
यानी इसकी त्रिज्या r1 ले लेते, इसकी त्रिज्या r2 ले लेते। ये तो प्रश्न में दिया गया है कि दो वृत्त तो बराबर है, यानी 2πr1 किसके बराबर है, 2πr2 के बराबर है, यानी r1 वाला परिधि r2 वाले परिधि के बराबर है। तो यहां से देखिए 2π का अगर भाग दें हम सीधा दोनों में, तो क्या आना है, r1 बराबर r2 है, तभी तो 2πr1 बराबर 2πr2 होगी, πr2 हो जाएगी। ये कथन आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या रहा है कि दो वृत्त बराबर है, इसका मतलब इसकी परिधि बराबर है, वृत्त का मतलब ये परिधि मान रहा है, उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, πr² भी बराबर होगा, परिधि भी बराबर होगी। तो 2πr1 किसके बराबर है, 2πr2 के बराबर है। r1 r2 क्यों लिया, क्योंकि इसको वृत्त 1 माना है, इसको वृत्त 2 माना है, तो 2πr1 2πr2 के बराबर है, तो r1 r2 के बराबर होगी, तो त्रिज्याएं भी बराबर होती है। ये कथन सीधा सा ही हम ऐसे लिख देंगे, सत्य है, क्योंकि बराबर त्रिज्या वाले वृत्त ही हमेशा बराबर होते हैं, ऐसा हम यहाँ पे लिख के बताएंगे। यह कथन सत्य है क्योंकि बराबर त्रिज्या वाले वृत्त ही बराबर होते हैं। इस प्रकार से इस चारों कथनों को हमने समझ लिया। इन चारों कथनों को आप अपनी कॉपी में नोट करके जरूर लिखें, आगे के कथन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पांचवां बिंदुगत कथन इस प्रकार से दिया गया है कि आकृति 5.9 में यदि ए बी किसके बराबर है, ये ए बी पी क्यू के बराबर है और ये पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, ऐसी एक अभिक्रियता हमें एक नंबर पे ऐसी अभिक्रियता हमें देखने को मिलती है। उस अभिक्रियता में क्या लिखा है कि दो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। ऐसी एक अभिक्रियता है कि दो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती है। यहां पे देखिए, यहां पे एक इस मुख्य वस्तु को मान लेते हैं, ये मेन वस्तु है अपनी, मान लीजिए पी क्यू एक मेन इसकी मानते हैं, मापांक मानते हैं। ये पी क्यू ए बी के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के भी बराबर है, पी क्यू ए बी के भी बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के भी बराबर है। यानी राम श्याम मोहन, देखो श्याम राम के बराबर भी है, श्याम मोहन के बराबर है, इसका मतलब राम और मोहन बराबर होंगे। लंबाई की माप मान लो, ये राम की लंबाई है, ये श्याम की लंबाई है, ये मोहन की लंबाई है, तो राम और श्याम बराबर है, श्याम और मोहन बराबर है, इसका मतलब राम और मोहन तो बराबर ही होंगे। ऐसी एक अपनी अभिक्रियता दी गई है कि एक ही जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती है वो आपस में बराबर होती है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिख देंगे, ये कथन क्या है, सत्य है, सत्य है, क्योंकि अभिग्रहित अभिग्रहित एक किस प्रकार से है, अभिग्रहित एक इस प्रकार से लिखी गई है कि जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। अतः यहां पे ये कथन सत्य है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ए बी एक्स वाई के बराबर है, हाँ है, क्योंकि ए बी है वो भी पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई है वो भी पी क्यू के बराबर है, इसका मतलब दोनों ही पी क्यू के बराबर है, इसका मतलब आपस में बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक कि आप छोटे छोटे उत्तरों को आप अपनी कॉपी में उतार के लिखिए। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 2 नंबर क्वेश्चन वास्तव में क्या पूछ रहा है 2 नंबर प्रश्न में, वो हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी बात को समझते हुए इसका हल करेंगे कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। इसका मतलब हमें इन सब की परिभाषा देनी है, ठीक है, ओके, यहां तक बात होगी। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है, यानी जब हम इनकी परिभाषा लिखेंगे तो जो कुछ उनमें पद आएंगे, क्या ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, जिन्हें और परिभाषा से और परिभाषित करने की आवश्यकता हो, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। अब हमें कोशिश क्या करनी है कि इनमें इन परिभाषाओं को इतना हम सरलतम रूप लिखें कि उनमें कोई ऐसा जटिल शब्द न आए जिन्हें और दोबारा से हमें एक परिभाषा लिखे उसको दोबारा से समझने का प्रयास करना पड़े। सरल से सरल बातें हम इनमें लिखेंगे। जैसे समांतर रेखाओं का हम क्या लिखेंगे, ऐसी रेखाएं जिनका कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, ऐसी रेखाएं जिनका कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो। तो इस प्रश्न में हम इस परिभाषा में हम ऐसा देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई भी
शब्द नहीं आया है जिस शब्द को हम समझ नहीं पा रहे, यानी कोई जटिल शब्द नहीं है जिसको, और इसने लिखा है क्या ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसमें हम किसको परिभाषित करेंगे? रेखाओं की परिभाषा हम जानते हैं, बिंदु की परिभाषा हम जानते हैं, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। इतनी समझ अपने पास है कि इन सभी बातों से हम परिचित है। तो और अधिक इसमें स्पष्टता लाने और अधिक स्पष्ट करने के लिए और अधिक बातों को समझने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, सरलतम रूप हमने लिख दिया। तो इसमें और अधिक, अगर इसकी जटिलता होती तो हम इसको और परिभाषित करते, जिन शब्दों में जटिलता होती है उन्हें और परिभाषित करते। जैसे अब लंब रेखाएं, लंब रेखाएं कैसी होती है? जो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाए वो लंब रेखाएं होती है। तो हम इसकी भी एक ऐसी सरल और सटीक परिभाषा लिख देंगे जिसमें कुछ भी जटिलता न हो, और कुछ जटिलता नहीं होगी तो और पदों को यहाँ पे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे लंब रेखाओं की हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि ऐसी दो रेखाएं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तथा उभयनिष्ठ बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता हो। ध्यान दीजिए, यहां हम ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री का कोण बनता हो। अगर हम ऐसे लिख देंगे कि एक उभयनिष्ठ बिंदु पर समकोण बनता हो, तो अब ये प्रश्न क्या करे, क्या कुछ और परिभाषित करने वाले पद हैं? अगर हम ऐसे लिख दें कि ऐसी दो रेखाएं जिनके उभयनिष्ठ बिंदु पर समकोण बनता हो, तो हमें फिर समकोण की परिभाषा और लिखनी पड़ेगी। लेकिन हम ऐसे लिखेंगे, उसको सरलतम ऐसे लिखेंगे कि ऐसी दो रेखाएं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ और उभयनिष्ठ बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता हो। अब हमें दोबारा से उस 90 डिग्री के कोण के लिए विशेष रूप से समझाने की बात लिखनी पड़ेगी नहीं। अगर समकोण लिख देंगे तो और परिभाषित करना पड़ेगा कि व्हाट इज समकोण, यानी राइट एंगल क्या होता है, समकोण क्या होता है, वो लिखना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा झंझट में भी नहीं फंसेंगे, सरलतम से सरलतम परिभाषाएं हम यहाँ पे लिख के बता देंगे। तो अब लंब रेखाओं की परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी दो रेखाएं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तथा उभयनिष्ठ बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता हो। ऐसी दो रेखाएं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, जैसे हमने ये रेखाएं खींच ली, इन दो रेखाएं ऐसे खींची, लेकिन यहाँ पे जो एक बिंदु उभयनिष्ठ तो आ गया, लेकिन दोनों बनने वाला कोण 90 डिग्री नहीं है, तो ये लंब रेखाएं नहीं है। ऐसा हमने बता दिया कि प्रतिच्छेदन हो रहा है, उस बिंदु पर बनने वाला कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो क्या होंगी? एक दूसरे के लंब रेखाएं कहलाएगी। अब देखिए, अगर हम ऐसे लिख देते ना इसको कि ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो फिर उसको समझाना पड़ता कि प्रतिच्छेदी क्या होता है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु पर समकोण बनता है तो फिर समझाना पड़ता कि समकोण क्या होता है। लेकिन यहां हम सरलतम रूप ले रहे हैं और आगे की परिभाषाओं की यहाँ पे हमें आवश्यकता ही नजर नहीं आ रही है। अब आगे क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड, अब रेखा तो होती है अनंत तक दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, वो होती है रेखा। और किरण होती है एक बिंदु तो उसका नियत होता है और एक तरफ आगे की तरफ अनंत तक बढ़ सकती है। रेखाखंड दोनों ओर से निश्चित दूरी वाला एक रेखा। ऐसी रेखा जो एक निश्चित लंबाई वाली होती है, निश्चित लंबाई वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। ऐसा लिख देंगे तो उसमें कोई जटिल शब्द ऐसा आएगा ही नहीं जिसको हमें दोबारा से परिभाषित करना पड़े। ऐसी यानी निश्चित लंबाई वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है, ऐसा हम यहाँ पे लिख देंगे। निश्चित लंबाई वाली रेखा जिनके सिरे बिंदु होते हैं, यानी कोई भी रेखा होगी, ये जैसे रेखा है तो ए बी रेखा है, तो इसका जो ए सिरा है वो एक बिंदु के रूप में ए बिंदु है और बी सिरा बी बिंदु है। ऐसा हमने तीसरी परिभाषा को लिख दिया। अब आइए वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को सिंपल ऐसे लिख देंगे कि वृत्त से वृत्त के मध्य बिंदु की दूरी। वृत्त का तात्पर्य होता है वृत्त की परिधि, जो गोल रेखा हम खींचते हैं वक्राकार, वो एक वृत्त है। वृत्त से वृत्त के मध्य बिंदु की दूरी, सिंपल परिभाषा हो जाएगी। अगर हम इसी परिभाषा को ऐसे लिखें कि वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र तक की दूरी, तो यहां पे अब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें दो परिभाषाएं और परिभाषित करनी पड़ेगी, जैसे इसमें है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। अगर ऐसे लिख देंगे कि वृत्त की परिधि से केंद्र तक की दूरी, तो हमें ऐसे भी बताने पड़ेगी परिधि क्या है, ऐसा भी बताना पड़ेगा केंद्र क्या है। लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, सिंपल लिख देंगे कि वृत्त से वृत्त के मध्य बिंदु की दूरी, या वृत्त के मध्य बिंदु से वृत्त तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। सिंपल हो जाएगा, उसमें कुछ जटिल प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जिसे हमें दोबारा से परिभाषित करना पड़े। या वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा इस प्रकार से हमने लिख दी कि वृत्त के मध्य बिंदु से वृत्त तक दूरी जो होती है वो क्या होती है? वृत्त की
त्रिज्या होती है। अगर हम ऐसे ऐसे लिख देंगे कि वृत्त के मध्य बिंदु की जगह में ऐसे लिख देंगे वृत्त के केंद्र, बात तो वही होती, लेकिन केंद्र को फिर बताना पड़ता कि केंद्र क्या है। दोबारा से इसको परिभाषित करने की आवश्यकता हमें नजर आती कि केंद्र क्या है। वृत्त की परिधि लिख देंगे, परिधि तक दूरी, तो भी फिर बताना पड़ता, दोबारा से परिभाषित करने की आवश्यकता हो जाती कि परिधि क्या है वो बताओ। लेकिन यहाँ पे हमने साधारण से साधारण शब्दों में इसको लिख दिया कि वृत्त के मध्य बिंदु से वृत्त तक की दूरी। जैसे मान लीजिए अपना ये वृत्त है कोई, इसका मध्य बिंदु है, इससे ये वृत्त तक की दूरी जो है वो r रेडियस त्रिज्या होती है। ऐसा हम जानते हैं, ये मध्य बिंदु है जिसको केंद्र कहते हैं, लेकिन हमने परिभाषा में केंद्र नाम नहीं लिखा, क्योंकि केंद्र लिख देते तो दोबारा से केंद्र को परिभाषित करने की आवश्यकता हो जाती। अब यहां तक की बातों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पैनल पर जगह नहीं है तो पांचवें बिंदुगत कथन को हम यानी वर्ग की परिभाषा को ये यहां से मिटा के दोबारा लिखेंगे। तो यहां तक की बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगली परिभाषा में पूछा जा रहा है वर्ग की परिभाषा। अब वर्ग की परिभाषा भी अपने को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखनी है ताकि उसमें कुछ जटिल शब्द न आए, जटिल शब्द नहीं आएंगे तो उसके दोबारा से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम ऐसे लिख दें कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो फिर समकोण होते हैं, चारों समकोण होते हैं, समकोण को बताओ। विकर्ण नाम लिख दिया तो विकर्ण को बताओ, विकर्ण क्या होता है। अगर हम इसको चतुर्भुज नाम लिख दिया तो चतुर्भुज की परिभाषा और परिभाषित करने की आवश्यकता हो जाएगी। अगर हम इसको एकदम शॉर्ट रूप से लिख देंगे, उन परिभाषाओं को एक प्रकार से तो विस्तृत हो जाएगा, लेकिन भाषा सिंपल हो जाएगी। कैसे? चार भुजाओं से बनी ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं तथा चारों कोण बराबर माप के होते हैं वो वर्ग कहलाता है। बस हो जाएगा। चार भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं, बराबर माप के होते हैं, बस खत्म। तो आगे उसमें जटिल शब्द नहीं लिए हमने, जटिल शब्द नहीं लिए तो और आगे परिभाषित करने की आवश्यकता यहाँ पे होने वाले नहीं है। तो इसको ऐसे लिख देंगे कि चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति, इसका मतलब वो हो ही गया, चतुर्भुज हो गया। चार भुजाओं से बनी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा चारों कोण समान हो, चारों कोण तथा चारों भुजाएं समान होती है तो वो वर्ग हो जाता है। ये हम लिख के बता देंगे। सिंपल बात लिखी है जिसमें और ज्यादा आगे परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दोनों विकर्ण बराबर हो, तो फिर एक आवश्यकता हो जाती है कि विकर्ण क्या होता है वो बताओ, परिभाषा लिखनी पड़ती है विकर्ण की। आपस में भुजाएं आपस में समकोण बनाती है तो ये बताओ कि समकोण क्या होता है, वो परिभाषा लिखो। लेकिन ऐसी जटिलता हमने इसमें नहीं ली है, सिंपल सी लिख दी कि चार भुजाओं से बनी ऐसी बंद आकृति जिनके चारों कोण समान हो तथा चारों भुजाएं समान हो, क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। इस प्रकार से ये पांचों बिंदुगत परिभाषाओं को हमने समझ लिया, जिसमें किसी भी प्रकार की अन्य पद को परिभाषित करने की आवश्यकता हमें नजर नहीं आई, क्योंकि हमने साधारण से साधारण भाषा में लिखने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तब तक आप इस बिंदु को भी क्लास रोक के उतार लीजिए। अब हम अपने पैनल पे ले आए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। लिखा हुआ बहुत कुछ है, पूछा क्या जा रहा है वो हम पढ़ के चेक करेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। एक थ्योरी के रूप में पैराग्राफ सा लिखा हुआ है प्रश्न में। क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है वो देखते हैं। कि नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए, यानी यहाँ पे नीचे दो अभिधारणाएं दी गई है, बिंदुवत 1 और 2, इन पर विचार करना है। क्या विचार करना है वो तो जो विचार करना है वो यहाँ पे लिखा है, क्या विचार करना है। तो पहले क्या क्या विचार करना है वो देख लेते हैं कि क्या क्या विचार करना है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? हम इन अभिधारणाओं पर विचार करेंगे कि इसमें कोई शब्दों की कमी है क्या। अपरिभाषित शब्द मतलब ऐसी कुछ बात की कमी है क्या जो इसमें होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, यानी परिभाषित करना चाहिए था लेकिन परिभाषित नहीं किया हुआ है, ऐसा है क्या वो चेक करना है। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, यानी ये एकदम सही है क्या। अविरोधी मतलब जिनका विरोध नहीं होता है वो तो सही होता है। जो क्या ये अभिधारणा अविरोधी है क्या, यानी ये अभिधारणा बिल्कुल सही है क्या, ये भी विचार करना है। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है। ये 3 बातें इन दोनों अभिधारणाओं में हमें विचार करनी है। इसने पहले ही बोल दिया कि इन पर विचार कीजिए। अब क्या क्या विचार करना है वो हमने पहले इसको पढ़ लिया कि क्या क्या विचार करना है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है क्या, मतलब कुछ शब्दों का अभाव है क्या, जो लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा वैसा है क्या। क्या ये अभिधारणा अविरोधी है क्या, मतलब विरोध जिनका विरोध नहीं होता है वो अविरोधी होती है।
और जिन जो अविरोधी होती है, जिनका विरोध नहीं होता है, वो सही होती है, उनका भी विरोध नहीं होता है। तो क्या ये सही है क्या? इसका मतलब ये है क्या, क्या ये सही है क्या? ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है क्या? ये बातें इसमें बतानी है। तो देखो विचार करने के लिए हम इनको पहले पढ़ते हैं। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, कोई भी बिंदु हमें यहां लिख लेते हैं, ए और बी दिए रहते हैं, ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित हो। हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि तीसरा बिंदु इनके बीच है, इधर है, इधर है, इधर है, या बोर्ड से परे है, कहाँ है? यहाँ पे इसने कोई एग्जैक्ट स्थिति नहीं बताई, न तो चित्र का संलग्न किया इसने। अगर चित्र बना के भी दिखा देते, इस प्रकार का डायग्राम इसमें शामिल कर देते, जैसे मान लो चाहे सी को इनके बीच रखते या किसी अन्य जगह रखते, जहां पे भी रखते चित्र निर्धारित कर देते, तो हम यहाँ पे इसको स्पष्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अनेकों शब्द अपरिभाषित है। अपने लिए तो चाहे एक ही शब्द और होता तो हम स्पष्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे शब्दों का अभाव है, तथ्याभाव के कारण ये स्पष्ट परिभाषित है। यानी यहाँ पे तथ्य सही नहीं है कि वो सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित हो। हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि दो बिंदु दिए हुए रहते हैं, ए और बी दिए हुए, जैसे मान लीजिए ए और बी, एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित हो। पता नहीं कैसे स्थित हो सकता है। बिंदु तो कहीं पे भी हो सकता है, अनंत स्थितियां हो सकती है इसकी। ये बोर्ड पे हो या न हो ये भी जरूरी नहीं, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, सी बिंदु इसके बीच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस एक इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो इसमें तो क्या है, अनेक अपरिभाषित शब्द है इस बात को स्पष्ट करने के लिए। ऐसे यूक्लिड ने भी कोई अपरिभाषित शब्द है तो ये विरोधी है। विरोधी मतलब ये सही तो नहीं हुई ना, अपरिभाषित शब्द हुए तो सही नहीं हुई, तो ये अविरोधी नहीं विरोधी है, अविरोधी नहीं ये विरोधी है, यूक्लिड की अभिधारणा नहीं है। तो इसमें तो ये तीनों ही बातें जो विचार करना था वो गलत हो गया। यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। कम से कम कोई भी तीन बिंदु यहां कहाँ कहीं कोई तथ्य दिया हुआ है क्या? कोई तथ्य नहीं दिया, ऐसा का ऐसा छाप दिया, कुछ बात नहीं बताई, कुछ कोई न तो चित्र संलग्न किया, न ही ऐसा पैमाना बताया कि इतने सेंटीमीटर कोई बिंदु बना हुआ है, इससे एक वर्ताकार आकृति में बना हुआ है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। तो इसका हम विचार करें तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तथ्याभाव के कारण इनको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, अतः इसमें अनेक अपरिभाषित शब्द है। ऐसे लिखेंगे दोनों अभिधारणाओं में तथ्याभाव के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है, अर्थात स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अनेक अपरिभाषित शब्द है। अपरिभाषित शब्द मतलब जो होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, अनेक अपरिभाषित शब्द है। दोनों में अनेक अपरिभाषित शब्द है। ये अभिधारणा अविरोधी है, ऐसा कहता है। क्या ये अभिधारणा अविरोधी है? ये अभिधारणाएं अब तथ्य ही नहीं है तो अविरोधी कैसे हो सकती है? विरोधी है, विरोधी है। ये अभिधारणाएं कैसे विरोधी है? इसका मतलब इनका विरोध कर सकते हैं हम, क्योंकि इनमें कुछ सही तथ्य यहाँ पे नहीं बताया गया। ये विचार हम कर रहे हैं इन दोनों पे। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है? ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है। अगर यूक्लिड की अभिधारणाएं और अभिगरिताएं परिभाषाएं हमने नहीं पढ़ी है तो अपनी इंट्रोडक्शन वाली 5वीं प्रश्नावली की जो क्लास है वो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। ऐसी कोई भी यूक्लिड ने इन अभिधारणाओं के जैसी अभिधारणा नहीं दी थी। तो ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है, यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है। इतनी बातें यहां पे विचार करने के लिए थी। तो इन
तीनों बातों का विचार हम इन दोनों में किया तो दोनों में एक से ही विचार हुए कि ये तथ्य भाव है, इसमें कोई स्थिति स्पष्ट दोनों में ही नहीं हो रही है। इसका मतलब तथ्य भाव है, तथ्य भाव के कारण अनेक अपरिभाषित शब्द इसमें हो सकते हैं। क्योंकि तथ्य भाव है मतलब कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, परिभाषित शब्द नहीं दिए गए हैं, तो ये तथ्य भाव के कारण। और ये अभिधारणा क्या है, विरोधी है। इसने कहा अविरोधी नहीं, सही नहीं है, गलत है, मतलब विरोधी है मतलब गलत है, ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है, ऐसी कोई भी यूक्लिड ने अभिधारणा नहीं दी थी। अब यहां तक की बातें आपको अगर समझ में आ गई तो ये उतार लीजिए, थ्योरेटिकल बातें ही थी, थ्योरेटिकली प्रश्न था, प्रश्न बड़ा था, उत्तर छोटा है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा हमें समय लगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा कर लेने के बाद हम अपने पैनल पे लेके आ गए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, यहां तक का आपने अपने नोट कॉपी में जरूर उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा है तो जरूर उनको उतारते उतारते आप रहना है। अभी भी अगर नहीं उतारा है तो क्लास को दोबारा से रिवाइज करके उसको अपनी कॉपी में जरूर उतारें। देखिए चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यदि दो रेखाएं, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच बिंदु सी ऐसा विद्यमान है, कोई भी इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि कोई भी दो बिंदु है ए और बी, ए बिंदु ये हो गया और बी बिंदु ये हो गया, इनके बीच इनको अगर मिलाएं तो इनके बीच सी कोई बिंदु ऐसा होता है, जैसे सी बिंदु ऐसा हो गया, सी बिंदु ऐसा होता है कि ए सी बराबर बी सी, यानी जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी ये है, यहां से दूरी और यहां से दूरी क्या है, एक जितनी है, ऐसे इस प्रश्न में बात लिखी गई है। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी का मान 1/2 ए बी होता है। देखिए इस काम कर रहे हैं सॉल्यूशन, यानी अगर इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि जो प्रश्न में दिया गया है वो लिखना है। इस प्रश्न में दिया क्या गया है, दिया गया क्या है, दिया गया है कि ए सी है वो बी सी के बराबर, चलो ठीक है। और सिद्ध क्या करना है वो भी यहां पे लिख देते हैं शुरू में, सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी, ऐसा हमें सिद्ध करना है। चलो ये दोनों बातें लिख दी। अब हमें लिख दिए प्रूफिंग, मतलब उपपत्ति नाम लिखना है कि अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। कि अब यहां से उपपत्ति का तात्पर्य तो यही होता है कि अब रियल में उत्तर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इसकी स्टार्टिंग कहां से करनी है, स्टार्टिंग हम ऐसे कर देते हैं कि ए बी जो रेखा है वो ए बी रेखा के बराबर है, दोनों रेखाएं बराबर है, ए बी तो ए बी के बराबर ही है, यानी 1 किलो तो 1 किलो के बराबर ही होता है, राम तो राम के बराबर होता है, बराबर है, ए बी के बराबर है, चलो बराबर है, यहां ए बी है, सिद्ध करने वाले में ए बी है। अब हमें क्या करना है, इस तरफ तो ए बी ही रखना है, उत्तर में भी सिद्ध करने वाले में भी ए बी लाना है, लेकिन इस तरफ ए बी वाला झंझट खत्म करना है, ए सी लाना है। तो ए सी तो हम सीधा तो ए सी तो कैसे लिख दें, ए बी को ए सी तो नहीं हो सकता क्योंकि ए बी, लेकिन ए सी का कुछ रूप इसमें ला सकते हैं, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ये ए सी और बी सी जुड़ के ए बी बनता है, तो हम ए बी को 2 रूप में लिख देंगे ताकि कम से कम एक तो मिलता जुलता रूप हमें मिल जाए, ए सी मिल जाए, ऐसा हमने लिख दिया। अब देखिए ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो ए बी है उसका माप किसके बराबर है, ए सी प्लस बी सी के बराबर है। इस आधार पर हमने ए बी को क्या लिख दिया, ए सी प्लस बी सी लिख दिया। अब हम ए सी तो चाहिए था, चलो ए सी लिख देंगे, लेकिन बी सी की जगह बी, हम जो बी सी है ना वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर ही है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है कि बी सी है वो ए सी के बराबर ही है। तो यहां जो ए सी प्लस बी सी है वहां पे हम ए सी प्लस ए सी कर देंगे, क्योंकि हमें ए सी ही चाहिए, बाकी तो नहीं चाहिए। सिद्ध करने वाले तक हमें ए सी ही रखना है। यहां पे देखो अब 2 बार ए सी प्लस ए सी हो गया, इसका मतलब 2 गुना ए सी हो जाएगा, और यहां क्या रहेगा, ए बी। अब ये जो ए सी के गुणा में 2 आ रहा है वो पक्षांतरण करके, और एक अपनी जो चौथी प्रश्नावली की समीकरण की जो परिभाषा थी कि बराबर के दोनों तरफ समान शून्येतर संख्याओं से गुणा या भाग किया जा सकता है, दोनों बराबर के दोनों तरफ समान संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है,
और बराबर के दोनों तरफ समान शून्येतर संख्याओं को गुणा या भाग किया जा सकता है, और पक्षांतरण के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। अब समान शून्येतर से अगर भाग दें, जैसे इसमें भी 2 का भाग दें तो इसमें भी 2 का भाग हम दे सकते हैं। बराबर के दोनों तरफ समान शून्येतर संख्या का हमने भाग दिया तो ये क्या, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ए सी बचा इस तरफ, यहाँ क्या बचा, ए बी बटा 2। ये एक्चुअल में ए बी बटा 2 ही है, 1/2 गुणा ए बी बटा 2 ही होता है, 1 से गुणा होकर ये हो गया अपना ए सी बराबर 1/2 गुणा ए बी, ये इसका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बात समझ में जरूर आई होगी। समझ में आई है तो इसको समझ के आप अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अब चर्चा करेंगे। क्लास को रोक कर उतारिए ताकि आपका समय इस क्लास की वीडियो की लेंथ जो है वो, इस वीडियो का जो टाइम है वो सीमित रहे। आप यहाँ पे रोक दीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आपने अगर समझा है, समझ में आ गया तो इसको उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे पैनल पर। नेक्स्ट पैनल पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इस पैनल पर हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए 5वें क्वेश्चन को चौथे क्वेश्चन से ही कॉपी किया गया है कि बात जो है वो चौथे क्वेश्चन में है वो की वही है। प्रश्न 5 यहाँ से स्टार्ट हुआ, चौथा क्वेश्चन हमने ऊपर लिख के रखा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु होता है ए, कोई रेखाखंड बिंदु होता है ए और बी, उससे एक रेखाखंड बनता है, उससे अगर सी बिंदु अगर मध्य में हो तो हमने चौथे प्रश्न में ऐसा सिद्ध किया था कि ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, अब ये कहता है मध्य बिंदु होता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक, यानी केवल और केवल एक यूनिक मध्य बिंदु होता है। यहां में सिद्ध करना है कि कोई भी रेखाखंड होता है उसके बीच में बीचों बीच बिल्कुल मध्य में सिर्फ एक ही बिंदु होता है, ऐसे नहीं है कि अनेक बिंदु हो सकते हैं। तो इसका हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माना कोई रेखाखंड हमें ए बी दिया गया है, ए बी रेखाखंड, ए से बी, ए बी रेखाखंड के 2 मध्य बिंदु मान लेते हैं, एक सी मान लेते हैं, एक डी मान लेते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पहले गलत बात कर रहे हैं हम कि 2 मध्य बिंदु है सी और डी, उस गलत को सही कर देंगे। मतलब जो गलत बात हमने बताई थी वो गलत है, गलत बात जो हम बात कर रहे हैं उसको गलत कर देंगे। यानी जो हम 2 मध्य बिंदु ले रहे हैं उन दोनों मध्य बिंदु वाली बात को हम असत्य साबित कर देंगे। इसका मतलब मध्य बिंदु एक ही होगा। अब एक बार के लिए हमें मानना है, एक बार के लिए माना ए बी के 2 मध्य बिंदु मान लेते हैं। मध्य बिंदु कौन कौन से, सी और डी है। एक बार मान लेते हैं कि जो ए बी अपना रेखाखंड है इसके 2 बीचों बीच के 2 मध्य बिंदु है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है। अब सी मध्य बिंदु के लिए हम निकाल रहे हैं, सी मध्य बिंदु होता है तब क्या होता है, सी मध्य बिंदु जब होता है तब तो हमने प्रश्न चौथे में हमने एक सिद्ध कर ही दिया था कि ए सी बराबर 1/2 ए बी होता है। यानी सी मध्य बिंदु होता है तो हम इसको अगर सिद्ध करना चाहे तो ए बी बराबर ए बी होगा। ए बी को हम क्या लिख देंगे, ए सी प्लस बी सी बराबर में ए बी रखेंगे। ए सी और बी सी दोनों बराबर है तो हम ए सी रखेंगे, बी सी की जगह ए सी कर देंगे, ए बी रखेंगे। ये 2 ए सी हो जाएगा बराबर ए बी रहेगा, ए सी का मान 1/2 ए बी हो जाएगा। ये यहां तक की बात हम चौथे प्रश्न में कर चुके हैं। चौथे प्रश्न से हूबहू ऐसी कैसी उठाइए, ए बी को ए सी प्लस बी सी कैसे लिखा, क्योंकि ये मध्य में है। ये तो सी मध्य बिंदु होता है जब होता है, अगर डी मध्य बिंदु हो तो मध्य बिंदु अगर डी हो, डी मध्य बिंदु हो तो क्या होता है,
तो सी की जगह डी ले लेंगे। जैसे ए बी बराबर तो ए बी होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करें, ए बी बराबर तो ए बी होगा। ए बी की जगह हम ए डी प्लस बी डी लिख देंगे, ए डी प्लस बी डी, ये दोनों जुड़ के ए बी हो रहे हैं, बराबर ए बी रखने देंगे। अब ए डी और बी डी, अगर डी मध्य बिंदु होता है तो ए डी और बी डी दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ए डी की जगह ए डी रहने दो, बी डी की जगह भी ए डी लिख दो, बराबर ए बी। 2 गुणा ए डी बराबर ए बी हो जाएगा। ए बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1/2 ए बी। यहाँ तक बातें जो है वो चौथे प्रश्न में हमने गहराई से समझी थी। उन्हीं बातों को थोड़ा फास्ट इसीलिए बताया जा रहा है कि चौथे प्रश्न में हमने ऐसा का ऐसा समझा था। चौथे प्रश्न का ही यहाँ पे रूप है। यानी जब सी मध्य बिंदु होता है तब तो आता है ये, डी मध्य बिंदु आता है तब आता है ये, 2 बातें। इसका अर्थ ये हुआ कि समीकरण 1 और 2 से हम दोनों को अगर एक साथ लिखें, समीकरण 1 और 2 को अगर एक साथ लिखें तो ए सी किसके बराबर है, 1/2 ए बी के। ए डी किसके बराबर है, 1/2 ए बी के। यानी 1/2 ए बी के बराबर ही तो ए सी है, 1/2 ए बी के बराबर ही ए डी है। अब एक ही वस्तु के यानी एक ही संख्या के बराबर 2 संख्या होती है तो वो दोनों संख्या आपस में बराबर होगी। हमने ऐसी यूक्लिड अभिक्रियता पढ़ी भी है, पहली अभिक्रिया, कि जब एक वस्तु के बराबर 2 वस्तुएं होती है तो वो दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होगी। जैसे 1/2 के बराबर ए सी भी है, 1/2 ए बी के बराबर ए डी भी है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से ए सी के बराबर किस कौन है, ए डी है। ए सी और ए डी कब बराबर होंगे, अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु सी और बिंदु डी, बिंदु सी और बिंदु डी क्या है, संपाती है। संपाती मतलब एक ही जगह पर है, संपाती मतलब समान स्थान पर है, तभी तो एक ही दूरी हो। एक ही दूरी कब होगी, जब ये सी के ऊपर डी हो, बिल्कुल सी के ऊपर डी हो, ये डी भी इसके ऊपर ही हो, यानी समान संपाती होते हैं। अतः किसी भी रेखाखंड के का केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है। हमने पहले क्या माना था, 2 मध्य बिंदु, लेकिन जो 2 मध्य बिंदु हमने माने थे ए और सी और डी, वो दोनों ही बिंदु एक दूसरे के ऊपर आ गए। एक दूसरे के ऊपर क्यों आ गए, क्योंकि ए सी से जितनी दूरी है उतनी ए डी के बराबर दूरी है। इसका मतलब दोनों है तो एक दूसरे के ऊपर है। एक दूसरे के ऊपर से तो चाहे कितने ही बिंदु लिख दो, जगह तो वो की वही रहनी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रेखाखंड होता है उसके मध्य में यानी बीचों बीच जो बिंदु आता है वो एक ही बिंदु ऐसा होता है जो एकदम बीचों बीच होता है। अगर वो बिंदु मध्य बिंदु नहीं है तो आगे पीछे हो सकता है, मध्य बिंदु है तो एक ही बिंदु ऐसा होगा जो मध्य बिंदु है। अगर दूसरा बिंदु हम ले रहे हैं तो वो उसके ऊपर आएगा, बिल्कुल संपाती आएगा। तो इस प्रकार से हम इस 5वें प्रश्न की थ्योरी को समझ गए। 5वीं प्रश्न की थ्योरी जो है वो चौथे प्रश्न की थ्योरी को 2 बार समझने से ये सिद्ध हो जाती है। 2 बार कैसे, एक बार तो सी मध्य बिंदु लेकर तो हम ऐसे चौथा प्रश्न में ऐसा कैसा किया ही था, फिर एक मध्य बिंदु डी और लिया तो ऐसा सिद्ध हुआ। अब यहाँ पे दो बार सिद्ध किया, उसमें 1/2 ए बी के बराबर एक बार ए सी है, 1/2 ए बी के बराबर ए डी है। इसका मतलब ए सी और ए डी दोनों बराबर है। और ए सी और ए डी दोनों बराबर कब हो सकता है, जब सी और डी बिंदु दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तब ए से सी और ए से डी दूरी है वो बराबर आ सकती है। अतः सी और बी डी बिंदु क्या संपाती होते हैं। संपाती होने का मतलब उसी स्थान पर है, उसी स्थान पर है तो मध्य बिंदु तो एक का एक ही रहा ना। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो यहाँ तक आप इस पैनल की कंटेंट या पैनल की समझाई हुई बातों को आप अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 6ठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा लिखा है कि आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी, यानी यहां से यहां तक की दूरी ए से सी दूरी है वो इस बी से डी दूरी के बराबर है, इस आकृति में ऐसा लिखा है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। ए बी बराबर सी डी है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये दूरी ए बी जो है वो इस दूरी के बराबर सिद्ध करनी है। आकृति दी हुई है, इसका हम करते हैं हल। हल करने के लिए हमें सबसे पहले तो वो बात लिखनी है जो इस प्रश्न में दी गई है, यानी दिया गया क्या है, हमें ऐसा दिया गया है कि ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। फिर हमें वो बात लिखनी है जो सिद्ध करनी है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। फिर हमें नाम लिखना है उपपत्ति। मतलब उपपत्ति का मतलब हम इस बात को सिद्ध करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। उपपत्ति का मतलब यहां से अब हम क्या कर रहे हैं, उत्तर स्टार्ट करें। उपपत्ति में वो बात लिखेंगे जो हमें प्रश्न में दी गई थी। क्या दी गई थी कि ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। ए से सी किसके बराबर है, बी से डी के बराबर है। अब अपनी एक अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कि समान बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर रहता है। एक ऐसी हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि बराबरों में से बराबर जोड़ा जाए तो भी बराबर रहता है, योगफल बराबर आता है। बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो भी योगफल बराबर रहता है। तो इस परिभाषा अभिक्रिया अपनी 2 है साहित्य अभिक्रिया, उसमें लिखा है बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो शेषफल बराबर रहता है। 2 या 3 नंबर की यह अभिक्रिया है कि बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो शेषफल बराबर रहता है। अब देखिए ऐसा है तो अब हम एस सी और बी टी है ना, दोनों बराबर तो है, चलो ऐसा तो दिया गया है, लेकिन इसमें ये 3 नंबर की अभिक्रिया है, 2 वाली नहीं, 3। इसमें से हम क्या करेंगे, बराबर बराबर चीजें घटा देंगे। ए सी और बी टी जब अगर बराबर है तो इसमें अगर हम बी सी घटा दें, ए सी में से इस बी सी को कम कर दें और इस बी डी में भी बी सी को कम कर दें, घटा रहे हैं। समान थे, ये दोनों बराबर थे तो बराबरों में से बराबर को घटाया तो बराबर ही रहेगा। अब ये ए सी में से बी सी घटाते, ए सी इतना है, ये लंबा इतना, इसमें से अगर हम बी सी को कम कर देते हैं तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। अब बी डी, बी से डी ये इतना है, इसमें से अगर बी सी घटाएं तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। यही सिद्ध करना था, ज़्यादा कठिन और लंबा प्रश्न नहीं था, छोटा और आसान इसका उत्तर था। यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आसान है। अभिक्रिया 3 का उपयोग करते हुए इसको हल करना है। आप इस प्रश्न को भी अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए। अब नेक्स्ट पैनल पे लेके आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, जो अपनी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और क्लासें आपको अगर अच्छी लग रही है तो जैसी आपको अच्छी लग रही है वैसा आप कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। 5वीं अभिधारणा अलग चीज है, यह प्रश्न अभिग्रहिता से पूछा गया है। अभिग्रहित है क्या, 5वीं अभिग्रहित क्या है। 5वीं अभिग्रहित इस प्रकार से है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। 5वीं जो अभिग्रहित है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यह अभिग्रहित है।
अभिधारणा अलग चीज है। अभिधारणा तो जो अभिधारणा और अभिग्रहिताओं की परिभाषा हमने उस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में से पढ़ी थी कि जो सामान्य जीवन से जुड़ी हुई है या सामान्य घटनाओं से जुड़ी हुई है तो अभिग्रहित है, और जो ज्यामिति से विशिष्ट रूप से ज्यामिति से जुड़ी हुई है वो है अभिधारणा। तो ये अभिधारणा से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ ध्यान देने की बात है। अभिधारणा का जो प्रश्न है वो अलग है कि जब एक तिर्यक रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है तो उससे बनने वाले अंतः कोण 180 डिग्री से कम होते हैं तो निश्चित रूप से वो दोनों रेखाएं उस दिशा में प्रतिच्छेदित होगी या दोनों दिशा उस दिशा में मिलेगी, वो तो है अभिधारणा। लेकिन ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अभिगृहित 5 जो है वो सर्वव्यापी क्यों है। अभिगृहित 5 क्या है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई भी चीज पूरी चीज होती है, वो पूरी चीज अपने एक हिस्से से हमेशा ही बड़ी होती है। जैसे ये अपना मार्कर है, इसके अगर हम 2 हिस्से कर दें तो ये जो पूरा मार्कर का मान था ना, वो पूरा मार्कर वो इस हिस्से से भी बड़ा है और इस हिस्से से भी बड़ा है। कोई भी चीज होती है अपनी, जैसे मान लीजिए अपना ये बोर्ड है, बोर्ड के अगर अलग अलग टुकड़े कर दें तो बनने वाले जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उससे ये पूरा बोर्ड हमेशा ही बड़ा रहता है। चाहे वो हिस्से हम दूरी से संबंधित करें, वजन से संबंधित करें, जैसे मान लो 5 किलो का कोई 5 किलो की कोई सामग्री है, उसके अलग अलग हिस्से कर दें, एक 2 किलो का एक 3 किलो का बना दें, तो वो जो पूरी चीज थी ना 5 किलो वो उससे बड़ी ही होगी, 2 वाले से भी बड़ी होगी और 3 वाले से भी बड़ी होगी। तो इस तथ्य को हम कैसे लिख के बताएंगे? हम ऐसे लिखेंगे कि ये अभिधारणा जो है ये अभिग्रहिता है जो सर्वव्यापी है, क्योंकि किसी भी पूरी वस्तु के हिस्से करने पर बनने वाला हिस्सा पूरी वस्तु से छोटा होता है तथा वह वस्तु उस हिस्से से हमेशा ही बड़ी ही होती है, चाहे वो व्यंजक, चाहे दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, किलोग्राम, मिलीग्राम, किसी से भी संबंधित हो। पूर्ण जो चीज होती है वो किए गए हिस्सों से हमेशा बड़ी होती है और हिस्से जो है वो पूर्ण से छोटे होते हैं। ऐसा हम इस थ्योरेटिकल रूप में बोर्ड पे लिख के बता देंगे। जैसा हमने समझा था वो यहाँ पे किस प्रकार से लिखना है वो हमने लिख के बता दिया। आपको भी इस प्रकार से कॉपी में लिख लेना है कि किसी भी वस्तु का हिस्सा या उसका बंटवारा या भाग करने पर प्राप्त होने वाले हिस्से जो है वो वस्तु से छोटे होते हैं तथा वस्तु हिस्सों से बड़ी होती है। मान लीजिए अपन रोटी के टुकड़े करते हैं तो जो टुकड़े होंगे वो पूरी रोटी से छोटे होंगे और जो रोटी होगी वो किसी भी टुकड़े से, चाहे उसको आधा आधा करें, 1/4 करें और छोटा करें, तो पूरी रोटी है उस टुकड़ों से बड़ी ही होगी, हिस्सों से बड़ी होती है। कौन? पूरी वस्तु, वह वस्तु उस हिस्सों से बड़ी होती है। चाहे वह वस्तु किसी भी पैमाने या मात्रा की क्यों ना, वस्तु चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जैसे पृथ्वी के भी अगर 2 हिस्से करें तो जो बनने वाले दोनों हिस्से हैं वो पूरी पृथ्वी से छोटे होंगे, यानी पूरी पृथ्वी उन हिस्सों से बड़ी होगी। पैमाना हो सकता है, दूरी का हो सकता है, वजन से संबंधित हम बंटवारा कर सकते हैं। जैसे अब अपनी क्लास चल रही है, ये क्लास 1 घंटे की, अब अगर हम इसके हिस्से कर दें, मान लो 20 मिनट की अलग कर दें और बाकी के टाइम की अलग कर दें, जो दोनों हिस्से होंगे वो उस पूरी क्लास से छोटे होंगे, यानी ये पूरी क्लास उन हिस्सों से बड़ी होगी। तो समय का अभी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, वजन की भी बात कर सकते हैं। अभी की दूरी, जैसे मान लो 5 किलोमीटर की दूरी को अब 2 भागों में बांट दें, जैसे 3 किलोमीटर अलग कर दें, 1-1 किलोमीटर अलग कर दें, तो जो हिस्से बनाए आपने 1-1-3 के, वो हिस्सों से जो पूरी दूरी थी 5 किलोमीटर वो हमेशा बड़ी होती है। अतः यूक्लिड की 5वीं अभिग्रहिता सर्वव्यापी अभिग्रहिता है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को हमने पढ़ लिया है। अब इससे पहले भी हमारी प्रश्नावलियों की इंट्रोडक्शन वाली क्लास इस 5वीं की लगी थी, वो आप जरूर पढ़ के ही इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे तो ही अधिकतर बातें आपको ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं लगेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। वो प्रश्नावली पढ़े बिना, अगर वो क्लास देखे बिना सीधी क्लास देख रहे हो तो हो सकता है कि कुछ बातें अभिग्रहित, अभिधारणा, परिभाषाओं से संबंधित ऐसी हो जो आपने नहीं पढ़ी हो। अगर वो नहीं पढ़ी है क्लास तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट उस क्लास को पहले देखिए, फिर ये जो एक्सरसाइज है अपनी 5.1 वो पढ़िए। अब हम इससे अगली क्लास में पढ़ने वाले 5.2 एक्सरसाइज को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपने क्लास को पूरा देखा, नोट्स बनाते रहिए और इस क्लास का आनंद लेते रहिए। और एक बात और, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के तौर पर सपोर्ट जरूर करते रहिए। थैंक यू।